आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 41 एक नए चरण में प्रवेश करना। शेर की मांग के विनाश के साथ मनुष्यों और शिकारियों के लिए एक नया अध्याय खुल रहा था जो लगातार बढ़ती कालकोठरी के साथ पकड़ने का खेल खेल रहे थे। मैग्नार और कुछ अधिकारी जिन्होंने कालकोठरी के विस्फोट को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, वे जो कुछ भी देख रहे थे उसे कहीं प्रसारित कर रहे थे और अन्य लोग फोन कॉल कर रहे थे। एलिजाबेथ ने खुद को इकट्ठा करने के बाद मैं नष्ट हुए मोनोलिथ के केंद्र में गया और एक और क्रिस्टल उठाया जो बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा कि मेरे पास पहले से था, यहां तक कि शब्दों की अपठनीय गड़बड़ी के लिए। सफल समय में हमने लायंस डेंट में गोता लगाया, हमें कई रैंक बी आइटम और स्किल प्राप्त हुए, लेकिन रैंक के ड्रॉपिंग में कोई भाग्य नहीं था। मैं अपने संग्रह में जोड़ने के लिए एक और उपयोगी कौशल खोजने में सक्षम था, जबकि व्यस्त रूप से इधर उधर चल रहा था जिसे कहा जाता था क्रिटिकल स्ट्राइक। जब सक्रिय होने पर उसके बाद कास्ट किए गए कौशल को दोगुना नुकसान पहुंचाने का मौका होता है। मुझे यह नहीं पता था कि जब ये सक्रिय था तो एक महत्वपूर्ण हड़ताल होने की संभावना कितनी थी, लेकिन मैं ये देखने के लिए उत्सुक था कि मैं अपने नुकसान के उत्पादन को कितना बढ़ाना जारी रख सकता हूँ। जब हमारे पास कुछ समय बाद था तो मैं बाकी कौशल को देखने जा रहा था और सेना के साथ आदान प्रदान करने के लिए लोगों को चुनता था। एक और रैंक बी कालकोठरी को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद स्टार सिटी में केवल एक और बचा था। हम बुलिश एरेना नामक इस आखिरी कालकोठरी की ओर गए जहां रैन के शिकारी के नेतृत्व में और भी अधिक दस्ते बार बार गोता लगा रहे थे। जब हम पहुंचे तो हमें एक और खाली जगह मिली जहां एक मोनोलिथ खड़ा था जिसमें शिकारी समाशोधन में जयकार कर रहे थे। इस साइट पर मेरा मन शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि हम आखिरकार सही दिशा में जा रहे हैं। यहां से चीजें बेहतर हो जाएंगी। किसी अज्ञात स्थान पर काले रंग में लिपटा हुआ एक प्राणी कई पारदर्शी स्क्रीन को देख रहा था जो जटिल डेटा दिखा रहे थे। प्राणी के सिर के केंद्र से एक तेज सींग फैला हुआ था जो इसकी मानवीय उपस्थिति को एक प्रभावशाली रूप देता था। इसने स्क्रीन में से एक पर एक बदलाव देखा जिसने जल्दी से अपना ध्यान खींचा, जिससे स्क्रीन के ठीक पीछे बैठे एंडलिंग को एक चमकदार 3 बिंदु इत्तला दे दी गई हथियार का उपयोग किया गया। वहां क्या हुआ? स्क्रीन के पीछे के सहयोगी ने ध्यान आकर्षित किया और उत्तर दिया, हमने कुछ प्रमुख कनेक्शन खोना शुरू कर दिया जो पहले से ही प्लेनेट 90X पर एक के बाद एक स्थापित थे। सींगों वाले उस तेज धार वाले प्राणी ने स्क्रीन की ओर देखा, उसकी आंखों में एक तीखी रोशनी चमक उठी क्योंकि उसने इस लक्ष्य के बारे में डेटा पढ़ा और सहायक से पूछा, हमारे पास कितने हथियार तैयार हैं? कुछ दस्तावेजों की सरसराहट के बाद जवाब आया, हमारे पास फिलहाल अगले नियोजित लक्ष्य पर उतरने के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री तैयार है। एक पल बीता जब नुकीले सींगों वाले उस व्यक्ति ने कुछ सोचा, फिर एक निर्णायक आदेश आया, पूरी ध्वनि को ग्रह 90X की ओर मोड़ दो। ये सुनकर सहायक के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और उसने पुष्टि करने के लिए पूछा, महोदय, क्या यह आवश्यक है? भविष्य में कुछ भी परिवर्तन होने पर उस लक्ष्य की ओर हमारी कार्रवाई अत्यंत सीमित हो जाएगी और इतने अधिक यातायात को मोड़ने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होगी। कमरे में डेटा स्क्रीन के हिलने डुलने से कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया, फिर वही आदेशात्मक आवाज दोबारा सुनाई दी, इस स्तर पर और इतनी तेजी से कनेक्शन टूटना असामान्य है। इन असामान्यताओं को पूरी तरह से दूर करना होगा। मैं उन पिछड़े हुए स्थानीय लोगों के लिए किसी भी तरह की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता। इसे करते हुए रिहाई की प्रक्रिया को भी तेज करो। सहायक ने गंभीरता से सिर हिलाया और मापदंडों को समायोजित करते हुए निर्देशांकों को पुनर्निर्देशित किया। जल्द ही निर्देश दिए गए और टुकड़े अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। उनसे कुछ ही दूरी पर एक विशाल मैदान था जहां दूर दूर तक हर आकार और प्रकार के जीव फैले हुए थे। इन असंख्य जीवों को देखकर एक अजीब सी खामोशी छा गई क्योंकि मैदान में मौजूद कई छोटे क्रिस्टल प्रकाश की पट्टियां उत्सर्जित करने लगे जिन्होंने उन्हें कई समूहों में बांट दिया। थोड़े ही समय में सब कुछ इकट्ठा हो गया और जाने के लिए तैयार हो गया। सहयोगी के सिर हिलाकर तेज सींग वाले आदमी ने अपने पैरों को पार किया और अपनी आंखें बंद करते हुए बैठ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जो होने वाला था उसके लिए अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैं हंसमुख शिकारियों को देख रहा था जब मुझे अचानक एक बदलाव महसूस हुआ। भले ही मैं अभी भी आकाश में ऊंचा था, ऐसा लगा जैसे पृथ्वी हिल रही हो। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, कंपन केवल बढ़ता गया और सभी ने पकड़ लिया और उनके चारों ओर देखा। पृथ्वी हिल रही थी, हवा हिल रही थी और एक अजीब ऊर्जा ने आसपास भर दिया। मेरे दिमाग में एक पुरानी स्मृति फिर से उभर आई क्योंकि मेरे चेहरे पर सभी रंग निकलने लगे। यह 1 साल पहले यही हुआ था। अत्यधिक बेचैनी बसने लगी क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने उस समय क्या महसूस किया था और अब मैं क्या महसूस कर रहा था। ये बहुत मजबूत महसूस हुआ।
शिकारियों के चेहरे जल्द ही निराशा में बदल गए क्योंकि उन्होंने देखा कि एक परिचित प्रकाश उनकी दृष्टि की संपूर्णता को कवर कर रहा है, और उसके ठीक बाद विस्फोट हुए। बूम, बूम, बूम। जैसे किसी तख्ते पर कीलें ठोकी जा रही हो, वैसे ही कई विशालकाय शिलाखंड जमीन पर गिरे और जड़ पकड़ ली। शहर भर में कई झटके महसूस किए गए, जिनमें से एक बहुत बड़ा झटका हमारे बिल्कुल पास ही लगा, और चीख पुकार और शोर सुनाई देने लगा। मैंने चौंककर अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक और विशालकाय पत्थर, जो उन पत्थरों से 2 गुना से भी अधिक बड़ा था जिन्हें मैं अभी अभी साफ कर रहा था, उस कालकोठरी के क्षेत्र पर गिर पड़ा जिसे शिकारी दस्तों ने अभी अभी नष्ट किया था। पास में खड़े कुछ शिकारी कुचल गए, उन्हें मरने से पहले चीखने का भी समय नहीं मिला। धमाके के जोरदार झटके से पास खड़े लोग दूर जा गिरे क्योंकि नया कालकोठरी का विशालकाय ढांचा शान से सीधा खड़ा था। शिकारियों ने होश में आते ही अपने सामने खून से लथपथ मंजर देखा और शहर से लगातार आती चीखें सुनी, जिससे सदमा जल्द ही निराशा में बदल गया। सबसे भयानक बात यह थी कि विशाल मोनोलिथ जो अभी अभी मारा गया था, वह लाल रंग में झपक रहा था। एलिजाबेथ काले ईगल के ऊपर गिर गई थी, उसकी आंखों में निराशा के गड्ढे दिखाई दे रहे थे क्योंकि उसने हमारे सामने मोनोलिथ को देखा था। मेरा दिल मेरी छाती से बाहर निकलने वाला था क्योंकि मैंने इस मोनोलिथ को देखा और अपने आसपास के क्षेत्र का अवलोकन किया। मैं ऊंची उड़ान भर रहा था और शहर का अच्छा दृश्य था, लेकिन मैंने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। रैंक बी कालकोठरी का प्रतिनिधित्व करने वाले मोनोलिथ में 6 से अधिक की वृद्धि हुई थी, और हमारे पास दिखाई देने वाले इस बहुत बड़े मोनोलिथ के अलावा शहर की परिधि पर इसके जैसा ही एक और था। मेरे दिमाग में विचार मंथन करने लगे क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है। हमारे पास चमकती लाल मोनोलिथ कंपन करने लगी, यहाँ तक कि 1 सेकंड भी आराम नहीं दे रही थी। मैं अपने स्तब्धता से बाहर निकल गया और अपने दाहिने हाथ को फैलाकर मोनोलिथ की ओर दौड़ पड़ा, इस उम्मीद में कि जो होने वाला था उससे पहले इसे समय पर बना सकूंगा। जैसे ही मैं उस विशालकाय शिलाखंड के करीब पहुंचा, मेरी गति तेज हो गई क्योंकि मैं उन शिकारियों के पास से गुजर रहा था जो जमीन पर निराशा से आगे की ओर देख रहे थे। धमाका! एक जोरदार झटके से मैं पीछे की ओर गिर पड़ा और सदमे से देखता रहा कि मेरे सामने स्थित विशालकाय शिलाखंड फूल की तरह खिलने लगा। जल्द ही आसपास भयानक जीव जंतु दिखाई देने लगे, जिनमें से एक और भी बड़ा था। एक कर्कश दहाड़ गूंजी और सफेद फर से ढका एक चमकता हुआ जानवर प्रकट हुआ। उसका आकार गोरिल्ला जैसा था, फिर भी उसका आकार सामान्य धारणाओं से परे था। उसकी तीखी आंखें खुली और चारों ओर देखने लगी। उसका मुंह ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था और नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। चारों ओर सैकड़ों जानवर थे जो उस सफेद गोरिल्ला की ओर देख रहे थे, जिसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उसकी तेज निगाहें चारों ओर घूम रही थीं। उसने जानवरों से घिरे शिकारियों को देखा और एक बार फिर दहाड़ मारी। ये दहाड़ एक संकेत की तरह थी और जानवर अपने आसपास के शिकारी की ओर झपट पड़े। मेरी आंखों को ऐसा लगा जैसे वे खून देख रहे हों, क्योंकि मैंने पाया कि मेरा शरीर पहले से ही विशाल टाइटन की ओर बढ़ रहा है। ये काली आंखें मेरी आंखों से मिलीं, और इसकी आकृति जल्द ही जमीन से गायब हो गई। डेंजर सेंस बजने लगा क्योंकि मैंने अपनी दिशा आकाश की ओर मोड़ी, केवल नए दिखाई देने वाले टाइटन से मेरी ओर अपनी विशाल हथेली को तोड़ते हुए मुलाकात की साथ। PAH एपिसोड 42 मृत्यु और विनाश। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मेरा शरीर मिसाइल की तरह जमीन पर गिर पड़ा। धमाका! उस जोरदार प्रहार से मेरी सांसें रुक गईं और मेरे शरीर के कई हिस्सों में असहनीय दर्द होने लगा। सोचने का भी समय नहीं मिला क्योंकि मैंने देखा कि गोरिल्ला मुट्ठी फैलाए नीचे की ओर गोता लगा रहा है। मेरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और मैंने गाजियन लाइट का प्रयोग करके खुद को उस गहरे गड्ढे से दूर खींच लिया। गोरिल्ला की मुट्ठी मुझे एक पल के लिए चूक गई। मैंने तुरंत पलटवार किया और उस विशालकाय जानवर पर कई बार फ्रिस्ट इम्परमेनेंस का प्रयोग किया। ऐसा लगा मानो वह सहज रूप से 5 मीटर की ठंडी हवाओं से बच रहा हो, क्योंकि पहली 2 हवा में ही लगी और केवल तीसरी ही उसे चकमा देते हुए लगी। गर्जना! उसके बाएं हाथ पर गहरे लाल घाव थे और उस पर नीली बर्फीली ज्वाला नाच रही थी, और वह गुस्से से चीख रहा था। जैसे जैसे उस विशाल गोरिल्ला पर शीत अपूर्णता का प्रयोग बढ़ता गया, मेरे चारों ओर चीखें सुनाई देती रहीं और क्रोध मुझ पर हावी होता गया। पहले वार के बाद उसकी बचने की क्षमता कम होती गई। ठंडी ज्वालाएं उसकी हड्डियों में समाती गई और जैसे जैसे और अधिक कौशल उसके शरीर पर प्रहार करते गए। जो फर और चमड़ी उससे जबरदस्त सुरक्षा प्रदान करती प्रतीत होती थी, वो अब छलनी चूर और खून से लथपथ थी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा पूरी तरह गायब हो गया था और वह डर से मेरी ओर देख रहा था। मेरी प्रतिक्रिया केवल और अधिक बर्फीले झटके थे जिन्होंने उसके शरीर को जमीन में और धंसा दिया।
मैं बस देखता रहा जैसे जैसे उसका शरीर और अधिक क्षत विक्षत होता गया, और जल्द ही उस जानवर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसके आसपास का इलाका अभी भी भीषण विस्फोटों से तबाह था, लेकिन जैसे ही दृश्य साफ हुआ, मैंने जमीन पर एक चमकती हुई स्किल बुक और कुछ जगमगाते हुए कोट देखे। मैंने नीचे कूदकर उन्हें उठा लिया और साथ ही अपना ध्यान पृष्ठभूमि में मौजूद थोड़े छोटे जानवरों से लड़ रहे शिकारियों की ओर मोड़ दिया। मैंने स्किल बुक में दी गई जानकारी देखी और शिकारियों से लड़ रहे राक्षसों पर कई बार डूम बोल्ट का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये रैंक एक की स्किल थी जिसका नाम था इंस्टेंट ट्रांसफर, पलक झपकते ही किसी भी दिखाई देने वाली जगह पर जाना। यह एक बहुत ही सरल स्किल थी जिसे मैंने आसमान में तेजी से उड़ते हुए और सामने दिख रहे किसी भी राक्षस पर लाल बिजली गिराते हुए तुरंत सीख लिया। मैं फ्रिजिड इम्परमेंट्स को कास्ट नहीं कर सकता था क्योंकि वे आसपास के शिकारियों को भी नष्ट कर देंगे और केवल मेरे द्वारा आयोजित उच्चतम क्षति एकल लक्ष्य कौशल के साथ ही हमला कर सकते थे। एलिजाबेथ पहले से ही अन्य रैंक के शिकारियों के साथ आगे बढ़ रही थी जो रैंक बी कालकोठरी को साफ कर रहे थे। वे राक्षसों को मार रहे थे जबकि वे कई निचले स्तर के शिकारियों और सैनिकों को बचा सकते थे। मैंने एक शिकारी को दूर से खाए जाने वाले देखा जहां मैं निश्चित रूप से उड़कर वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। इंस्टेंट ट्रांसफर का उपयोग पहली बार किया गया था क्योंकि मेरा शरीर गायब हो गया था और उस आदमी के बगल में फिर से प्रकट हुआ था जो उसके सिर को निगल लेने वाला था। मेरे रक्षा कौशल ने राक्षस को वापस खटखटा दिया क्योंकि बिजली की एक और लाल लकीर ने उसकी छाती पर प्रहार किया और उसे उड़ा दिया। शिकारी ने मोटे तौर पर सांस लेते हुए मुझे धन्यवाद दिया और मैं एक बार फिर दूसरे स्थान के लिए गायब हो गया, युद्ध के मैदान में आगे बढ़ रहा था और जितना हो सके उतने जानवरों को मार गिरा रहा था। गोरिल्ला, वानर और वनमानुष का मिश्रण था जो मैदान के चारों ओर 3 मीटर आकार के थे। उनकी संख्या तेजी से कम हो गई क्योंकि उन्हें रैंक के शिकारियों द्वारा नीचे ले जाया गया। रैंक बी शिकारियों ने भी लड़ाई लड़ी। यह क्षेत्र जल्द ही ठप हो रहा था क्योंकि ज्यादातर शिकारी रह गए थे। कई घायल और मृत थे क्योंकि वे डर और पीड़ा में अपने चारों ओर देख रहे थे। जिन दोस्तों से वे बात कर रहे थे वे कुछ ही देर पहले अपने आसपास मृत अवस्था में मृत हो गए थे। डूम बोल्ट के साथ शेष राक्षसों को नष्ट करने के बाद मैंने उन सभी शिकारियों के लिए गार्जियन लाइट कास्टिंग के चारों ओर उड़ान भरी जो बुरी तरह से घायल थे और अभी भी सांस ले रहे थे। सभी आरक्षण खिड़की से बाहर थे। मैंने जितना हो सके उतने कौशल डाले जिससे बहुत अधिक नुकसान हुआ। मैंने पहले से ही उच्च रैंक वाले शिकारियों की निगाहों से आशा और आश्चर्य के रूप में देखा क्योंकि मैंने आसपास के लोगों को ठीक करना समाप्त कर दिया था। मुझे हवा में रुकने के लिए 1 सेकंड का समय लगा क्योंकि मैंने शहर की ओर देखा जहां धुआं देखा जा सकता था और विस्फोट गूंजते रहे। वहां लड़ाई अभी भी चल रही थी और इससे भी अधिक हताहत हो रहे थे। मैंने अपने नीचे के शिकारियों को देखा जो या तो लगभग ऊर्जा से बाहर थे या गुस्से में शहर की ओर देख रहे थे। मैं पहले से ही शहर के केंद्र की ओर उड़ रहा था क्योंकि वॉकराइक का उपयोग करते समय मेरी आवाज शक्तिशाली रूप से बज रही थी, इसमें से बाहर निकलो और एक साथ रहो, जितना हो सके उतना बचाओ। मेरे शब्द मेरे पीछे पीछे चले गए क्योंकि मैं और भी तेजी से शहर की ओर दौड़ा। मेरे मस्तिष्क के साथ तेजी से मंथन हुआ और मुझे इंस्टेंट ट्रांसफर के साथ ईगल आई का उपयोग करने का विचार दिया। मेरी आंखें केंद्रित हुईं और शहर में 1 मील से अधिक दूर एक स्थिति में चली गई जहां शिकारी राक्षसों से अभिभूत होने वाले थे और मेरा आंकड़ा जल्दी से मेरी वर्तमान स्थिति से गायब हो गया क्योंकि इंस्टेंट ट्रांसफर का उपयोग किया गया था। मैग्नार अपने सामने के दृश्य को डर और घबराहट से देख रहा था। शेर की मांद हुआ करने वाले मोनोलिथ के पूर्ण टूटने को देखने के कुछ ही मिनटों बाद दुनिया कांपने लगी। और यह फिर से हुआ। पहले की तरह ही कालकोठरी दिखाई दी। नए दिखाई देने वाले कालकोठरियां जल्दी से लाल चमक उठीं और एक कालकोठरी टूट गई। राक्षस बाहर निकल आए और वह अब अग्रिम पंक्ति में लड़ रहा था और जितना संभव हो सके नुकसान को कम करने की कोशिश कर रहा था। पीछे हटो। अपने सैनिकों को भिड़ते देख वह उन पर चिल्लाते हुए आदेश दे रहा था। बड़ी संख्या में रैंक बी के राक्षस बेकाबू होकर इधर उधर भाग रहे थे, जिनमें से एक विशालकाय टाइटन सबसे आगे था जिसे पीछे रुका हुआ रैंक ए का शिकारी रोके हुए था। जैसे जैसे वह अधिकाधिक सैनिकों को गिरते हुए देखता गया, उसके हृदय में भय बढ़ता ही गया। उसकी अपनी शक्ति उन लोगों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जिनकी उसे परवाह थी। चीखें लगातार गूंज रही थीं और दरिंदों के पंजों या दांतों से खून बह रहा था। शरीर में बची ऊर्जा की कमी महसूस करते हुए उसकी सांसें तेज हो गईं। वह अपना अधिकांश समय दफ्तर में बिताता था, इससे पहले उसने कभी इतना परिश्रम नहीं किया था। उसने अपने सैनिकों के निराश चेहरों को देखा जो काफी पीछे धकेल दिए गए थे और किसी तरह खुद को बचाए रखने की कोशिश कर रहे थे।
नहीं, वह इसे इस तरह खत्म नहीं होने देगा। आगे बढ़ने का मौका ढूंढो। रक्षा पंक्ति के आगे बढ़ते हुए उसने एक और आदेश चिल्लाया और उसका शरीर रंगीन रोशनी से जगमगा उठा। उसने 2 राक्षसों के वार सहे और एक सैनिक को पकड़कर पीछे फेंक दिया। अपनी बची हुई शक्ति से वह यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को बचाना चाहता था। ठक, फिर उसे एक गहरा झटका लगा जब किसी भारी चीज ने उसके सीने पर लिपटे कवच को भेद दिया और उसके होठों पर धातु जैसा स्वाद छा गया। उसके सैनिक चीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर राक्षसों का घेरा होने और रक्षा पंक्ति के और पीछे हटने के कारण वे और करीब नहीं आ सके। मैग्नार ने उस विकृत चेहरे को देखा जिसका हाथ उसकी छाती में धंसा हुआ था, और उसके मन में बीते समय की यादें कौंध गईं। उसने महसूस किया कि उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा है, क्योंकि उस जानवर ने उसकी छाती में धंसा हुआ हाथ बाहर निकाला और मुट्ठी बनाकर फिर से जोर से नीचे पटक दिया। कुछ समय पहले शहर के दूसरी तरफ जाने वाले शक्तिशाली शिकारी के लिए यादें और आशा की उम्मीदें उसके सिर में दोहराई जा रही थी, क्योंकि उसकी स्पष्ट आंखें बंद होने लगीं। मुट्ठी नीचे भागती हुई अचानक रुक गई, क्योंकि सुनहरी तलवारें, लाल बिजली और एक सुनहरी रोशनी आसमान से उतरने लगी। उसकी आंखें जो बंद होने वाली थीं, आखिरी बार थोड़ी और खुल गईं, क्योंकि उसने देखा कि उनके ऊपर एक आदमी की धुंधली आकृति दिखाई दे रही है। राहत उसके माध्यम से चली गई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यह एक भ्रम नहीं था, और उसकी आंखें बंद हो गईं। राक्षसों से मिलने के लिए बिजली और तलवारें गिर गईं, और प्रकाश उसकी ओर चला गया। सुनहरी रोशनी उसके शरीर पर उतरने लगी, लेकिन उसकी आंखें बंद रहीं। 1 सेकंड, एक तीसरा, एक आगे की रोशनी नीचे उतरी, लेकिन उसकी आंखें बंद रहीं। विनाशकारी बिजली और सुनहरी तलवारें समय पर अपने लक्ष्य तक पहुंच गई थीं, लेकिन सुनहरी रोशनी नहीं हुई। आसपास के क्षेत्र में एक उन्मादी चीख पुकार सुनाई दी, क्योंकि राक्षसों के प्रचुर समूहों पर अधिक सुनहरी तलवारें और बिजली उड़ रही थी, जो अभी भी शिकारियों को घेरे हुए थे।